हेलो बच्चों। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ फाउंडेशन। आप इसके बारे में मोर और लेस थोड़ा बहुत जानते हैं, राइट, बट इसको डिटेल में समझते हैं कि कैसे फाउंडेशन एक इम्पॉर्टेंट या इंटीग्रल पार्ट हो जाता है एक बिल्डिंग का, राइट। इसके लिए सबसे पहले फाउंडेशन का लिटरल मीनिंग समझते हैं, राइट। क्या होता है लिटरल मीनिंग इसका? इट इज अ बेसिस, या फिर इसे हम बेस बोलते हैं, अ बेस लिख लेते हैं, बेस ऑन विच something stands, right, और support। ये इसका शाब्दिक अर्थ है, आप समझ लीजिए, राइट। शाब्दिक अर्थ है मतलब एक बेस जिस पर कुछ स्टैंड कर रहा है या फिर जिसके थ्रू कुछ सपोर्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये समझिए कि हमारे प्यारे बापूजी बोलते थे कि इंसान की लाइफ का जो फाउंडेशन होना चाहिए वो सत्य और अहिंसा मीन्स ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस होना चाहिए। मीन्स कि जो लाइफ है वो इन चीज़ों पर स्टैंड करनी चाहिए, राइट। मीन्स समथिंग स्टैंड ऑन फाउंडेशन, यानी बिल्कुल बेसिक पार्ट, बिल्कुल जो मीन्स आप कह सकते हैं अप टू अ ग्राउंड लेवल जो आपकी वैल्यूज होनी चाहिए वो क्या बनती है जनरल लाइफ में? फाउंडेशन, राइट। ओके, वेरी गुड, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा ना। अभी अगर इसके ऊपर कोई चीज खड़ी हुई है, मीन्स फाउंडेशन के ऊपर कुछ सपोर्ट कर रहे हो आप, तो फाउंडेशन को क्या हम बोल सकते हैं? दैट इज द लोवेस्ट पार्ट, दैट इज द लोवेस्ट पार्ट, राइट। मतलब कि अगर किसी चीज के ऊपर कोई चीज खड़ी है तो वो चीज खुद क्या हो जाता है? सबसे लोवेस्ट पार्ट हो जाता है। दैट मीन्स फाउंडेशन इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। अब अगर हम बिल्डिंग की बात करेंगे, राइट, सो फाउंडेशन के ऊपर जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है उसे हम बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। जनरली अगर आपको नहीं पता है तो जो फाउंडेशन के ऊपर जो क्लिथ लेवल के ऊपर स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। सो फाउंडेशन क्या करता है? बेस प्रोवाइड करता है किसे? सुपर स्ट्रक्चर, प्रोवाइड्स द बेस फॉर सुपर स्ट्रक्चर, राइट। मतलब कि आप जो सुपर स्ट्रक्चर बनाने वाले हो उसके लिए बेस की जरूरत होती है और वो बेस प्रोवाइड करता है फाउंडेशन। ओके, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, and that question is why foundation? क्यों? क्योंकि आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि अल्टीमेट लोड जो कैरी कर रहा है बिल्डिंग का वो तो अर्थ सरफेस है, सॉइल है। तो अगर अर्थ सरफेस लोड कैरी कर लेता है ना, और फाउंडेशन के थ्रू अर्थ सरफेस ही या सॉइल ही लोड कैरी करने वाला है, तो फाउंडेशन क्यों बना रहे हैं? हम डायरेक्टली अर्थ सरफेस पे अपना स्ट्रक्चर क्यों नहीं बना देते हैं? उसका रीजन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सी, इसके लिए मैं हमेशा ही बोलता हूँ, क्लास में भी बोलता हूँ, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभी फिलहाल इसको करने के लिए तो नहीं चाहिए, सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए। ध्यान से समझिए, सॉइल की प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेगी इससे, और इसके लिए भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए। सॉइल आपने कितनी तरीके की देखी हुई है? सॉइल को, क्ले को अगर आप मोल्ड करते हो तो वो मोल्ड हो जाता है। सॉइल में नीचे अगर मिट्टी होती है तो वो थोड़ी सी लूज सॉइल बन जाती है। अगर कहीं पर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है तो वहाँ पर हार्ड सॉइल होती है। मीन्स सॉइल की कई सारी फॉर्म है और वो फॉर्म डिपेंड करती हैं किन बातें की सॉइल पर वाटर कंटेंट कितना है, मतलब वाटर कितना रिटेन कर रही है आपकी सॉइल। आप अगर सॉइल की स्ट्रेंथ सिर्फ कॉमन सेंस से बताइएगा, समर्स में देखिए या फिर रेनी सीजन में देखिए, आप मुझे बताइए किस टाइम पर सॉइल ज्यादा लोड कैरी करने के कैपेबल है? ऑब्वियसली एवरीवन विल से समर्स, राइट, क्योंकि हार्ड सॉइल होती है उसमें। इन द रेनी सीजन सेम सॉइल थोड़ी सी लूज हो जाती है, बट हम बिल्डिंग में तो ये अलाउ नहीं कर सकते हैं ना। अगर आपने डायरेक्ट स्ट्रक्चर सॉइल पर खड़ा कर दिया और सॉइल की स्ट्रेंथ कम ज़्यादा हो रही है, मतलब पहले आपने ब्रिक रखा और वो बिल्कुल स्टेबल पोजीशन पे है, फिर बारिश हो गई और ब्रिक आपका थोड़ा नीचे चला गया,
ये तो सिर्फ मैं एक ब्रिक की बात कर रहा हूँ, पूरे स्ट्रक्चर का कितना लोड होगा। तो क्या आप ये अलाउ कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, राइट। अब अगर आप अलाउ नहीं कर सकते तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट, और यहीं से फंक्शन भी आएगा, नीड भी आएगी फाउंडेशन की, सब कुछ आएगा। सबसे जरूरी बात क्या हो जाती है फाउंडेशन के लिए? सबसे जरूरी बात फाउंडेशन के लिए होती है कि ये बिल्डिंग के लिए एक स्टेबल बेस प्रोवाइड करता है। फाउंडेशन क्या करता है? नंबर 1 प्रोवाइड्स स्टेबल बेस, प्रोवाइड स्टेबल बेस, राइट। अगर आपके पास स्टेबल बेस नहीं होगा, राइट, तो बिल्डिंग के डिस्प्लेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो कि हम बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज मनी इन्वॉल्व एंड ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व इन द बिल्डिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें एक स्टेबल बेस, इसके लिए हम फाउंडेशन बनाते हैं। दूसरा पार्ट क्या होता है? देखो, एक बहुत हैवी लोड आपका, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं 2 एरिया बना देता हूँ, दिस इज 1 एंड दिस इज लेट्स से सेकेंड एरिया। अगेन सिर्फ कॉमन सेंस से बताइएगा। अब अगर एक बहुत हैवी लोड ट्रांसफर हो रहा है इस एरिया में, सेम लोड है, और इस एरिया में, कौन सा एरिया बेटर कैपेबल होगा लोड को कैरी करने के लिए? यू वुड से दिस वन, क्योंकि इसमें क्या है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, और अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो स्ट्रेस कम होगी, राइट। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, याद आ जाएगा। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? लोड अपॉन एरिया। एरिया कम, स्ट्रेस ज़्यादा, एरिया ज़्यादा, स्ट्रेस कम, राइट। तो दूसरा काम फाउंडेशन क्या करता है? दूसरा काम फाउंडेशन करता है आपका स्ट्रेस रिड्यूस करना, राइट। कॉलम, सपोज ये साइज है कॉलम का, अगर इसी साइज से आप लोड ट्रांसफर कर दोगे तो इसी सरफेस एरिया में लोड ट्रांसफर होगा, राइट। और सरफेस एरिया कम है तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा तो ये कॉलम अंदर पेनिट्रेट कर सकता है। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके सराउंडिंग में कुछ बना दो, कुछ भी, अभी मैं शेप वेप कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, इसकी सराउंडिंग में कुछ बना दो जिसका एरिया ज़्यादा हो। अगर इसका एरिया ज़्यादा है तो यहाँ से लोड आया और डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट। सो दूसरा काम क्या करता है फाउंडेशन? दूसरा काम फाउंडेशन करता है स्ट्रेस रिडक्शन। स्ट्रेस रिडक्शन, और ये स्ट्रेस रिडक्शन कैसे होता है? बाय लोड डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीसरा काम क्या हो गया? लोड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि अगर बेटर लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो स्ट्रेस अपने आप रिड्यूस हो जाएगी, राइट। अभी कोई साइंस नहीं है इसमें, सिर्फ समझते जाइए, राइट। क्या हुआ? सबसे पहला काम कि एक स्टेबल बेस प्रोवाइड होना चाहिए, स्ट्रेस रिडक्शन होना चाहिए, लोड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। मेरे पास यहाँ पर कोई बेस मिल नहीं रहा है, बट आप लोग घर पे ट्राई करिएगा। आप अपनी बुक के ऊपर ना 2 ग्लास रखिए, एक बुक लीजिए और 2 ग्लास रखिए, राइट। पानी भर के भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। 2 ग्लास रखे मैंने। अब अगर बुक को आप बिल्कुल इसी पोजीशन पे लेते जाओगे नीचे, मतलब सेम पोजीशन पे नीचे लेते जाओगे, तो क्या ग्लास गिरेंगे? राइट, नहीं गिरेंगे। अगर आप ये पोजीशन रखोगे ना तो ये ग्लास बिल्कुल नहीं गिरेंगे। बट अगर इधर वाला साइड आपने ऐसे कर दिया तो दोनों ग्लास गिर जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं सेटलमेंट। जो चौथा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो क्या होता है? सेटलमेंट। अब फाउंडेशन क्या करता है, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है फाउंडेशन से? हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि पहले तो सेटलमेंट हो ही ना, राइट। नो सेटलमेंट, नो सेटलमेंट, बट दिस इज नॉट प्योर। मतलब अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि लोड सिर्फ जनरल लोडिंग, बिल्डिंग की लोडिंग नहीं है, राइट। बहुत सारे ऐसे नेचुरल फैक्टर्स हैं लाइक अर्थक्वेक, जिसकी वजह से सडन लोड आता है बिल्डिंग।
जो कि हमने डिज़ाइन में कैलकुलेट भी नहीं किया है। जब तक डिज़ाइन लोड लग रहा है तब तक इन मोस्ट ऑफ द केसेस बिल्डिंग या फाउंडेशन सेफ रहती है। बट जब भी सडन लोड लग जाता है तो फिर क्या करते हैं? सडन लोड लगने में जो लिमिट है वो पुश हो जाती है, तो यहाँ पर सेटलमेंट तो होगा। मतलब कि अगर जो तैयारी आपने की है उससे कुछ अलग आ गया, राइट। सपोज आपने कहीं का ट्रिप प्लान किया है, 20,000 रुपये का खर्चा है उसमें, आप ट्रिप में गए और अचानक कुछ हो गया, कुछ अलग से कुछ चीज़ आ गई जिसमें आपको एक्स्ट्रा पे करना है ना, तो भले ही आप उसे बियर कर जाओ बट स्ट्रेस तो होगा, राइट। सो एडिशनल बर्डन तो आएगा और उसकी वजह से सेटलमेंट होगा। इस कंडीशन पे हम फाउंडेशन से ये चाहते हैं कि अगर ये सेटलमेंट हो भी तो भी इम्बैलेंस सेटलमेंट नहीं, राइट। एंड व्हाट इज दैट इम्बैलेंस सेटलमेंट? इम्बैलेंस सेटलमेंट मतलब अगर फाउंडेशन जाए ना तो पूरी जाए, ऐसे ना हो कि एक तरफ सही रहे और दूसरी तरफ जाए, क्योंकि इस कंडीशन में बिल्डिंग नहीं बचेगी। अगर ये ऐसे जाएगी ना तो बिल्डिंग में नुकसान होगा, बट काफ़ी हद तक हमारे पास चांस होगा कि हम एटलीस्ट ह्यूमन लाइफ को बचा लें, जिसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट। मतलब एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, यानी डिफरेंस है सेटलमेंट पे दो साइड ऑफ द फाउंडेशन, दैट्स वाई इसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट। डिफरेंशियल सेटलमेंट। और इसको तो बिल्कुल रेड में ऐसे कर दो कि हम अपनी फाउंडेशन को बिल्कुल ये अलाउ नहीं करते कि वो डिफरेंशियल सेटलमेंट होने दें, राइट। सो ये चीजें हैं जो क्या है, हमें नीड है फाउंडेशन से। डिफरेंशियल सेटलमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि जब सपोज अर्थक्वेक आ रहा है ना, तो मैं ज़्यादा अर्थक्वेक के बारे में नहीं बताऊंगा, बट इतना समझिए कि जो सॉइल है वो सॉलिड होती है बट वो लिक्विड की तरह बिहेव करने लगती है। मतलब उसमें बम्प्स बन जाते हैं और बाकी लिक्विड की तरह फ्लो होते हैं पार्टिकल्स। इस कंडीशन पे अगर सीधे सॉइल पे कंस्ट्रक्शन हुआ होता, राइट, और वो लिक्विफिकेशन में लिक्विफाई हो गई होती सॉइल, तो क्या होता, आपका डिफरेंशियल सेटलमेंट होता। जिस साइड की बिल्डिंग पहले उसके नीचे की सॉइल लिक्विफाइड हो गई है वो नीचे चली जाती, दूसरी ऊपर रहती, दैट इज डिफरेंशियल सेटलमेंट। और इस तरीके से बिल्डिंग पूरी दो पार्ट में ब्रेक हो जाती और आपके पास कोई भी चांस नहीं रहता, ना खुद को बचाने का ना बिल्डिंग को बचाने का, राइट। सो फाउंडेशन से हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि वो सेटलमेंट पहले तो ना होने दें, बट अगर हो रहा है तो डिफरेंशियल सेटलमेंट ना होने दें, राइट। एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपको इतना पार्ट समझ में आया, आई गेस आ गया होगा। अब जो ये रिक्वायरमेंट्स हैं इसी से बन जाते हैं फंक्शंस ऑफ द फाउंडेशन, राइट। अगर इसी को कन्वर्ट करना है फंक्शंस में तो कर दो कि भाई हमारी फाउंडेशन ऐसी होनी चाहिए जो हमें स्टेबल बेस प्रोवाइड करे, राइट। फंक्शन क्या हो गया फाउंडेशन का, स्टेबल बेस प्रोवाइड करना। हमारी फाउंडेशन ऐसी होनी चाहिए जो स्ट्रेस रिड्यूस करे। स्ट्रेस रिड्यूस कौन से करेगा, ऑल दी लाइफ एंड डेड लोड की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है। और इसी को कहीं कहीं पर सपोज अगर बुक पढ़ रहे हो तो फंक्शनल लोडिंग भी लिखा होता है। जितने भी फंक्शनल लोड्स हैं उसकी वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है, जितने भी फंक्शनल लोड हैं उसकी वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है उसे हम क्या बोल देते हैं, फंक्शनल, राइट। और क्या फंक्शन होना चाहिए, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, राइट। क्या नहीं होना चाहिए, सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। सेटलमेंट हो भी तो डिफरेंशियल सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, राइट। डिफरेंशियल सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। यही सब पॉइंट्स आप रोटेट करके फंक्शंस में लिख सकते हैं, राइट ना। अब एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि सर क्या हर तरीके की बिल्डिंग के लिए सेम फाउंडेशन बनेगी? नहीं। अब कौन सी फाउंडेशन बनेगी, टाइप ऑफ द फाउंडेशन समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो जिन पर डिपेंड करता है टाइप ऑफ द फाउंडेशन। और वो भी फिर से दिमाग की बत्ती जलाओ और सिर्फ कॉमन सेंस लगाओ। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो पहले हम फैक्टर्स पढ़ते हैं जो हो सकता है जिन पर फाउंडेशन क्या करे, डिपेंड करे, या फिर टाइप ऑफ द फाउंडेशन डिपेंड करे। सो फैक्टर्स देखो, पहला फैक्टर
द फर्स्ट फैक्टर, नंबर 1, साइज ऑफ द नो, ये है, चलो लिख लेते हैं, बट साइज ऑफ द बिल्डिंग, बट इसको बी करो, इसको ए करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, राइट। और भी होता है लोड, सी लिख सकते हो लोड आपका, बट ये डायरेक्टली इस पर ही डिपेंड करता है, ओके। सो अलग से लिखो नहीं लिखो, बट सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। अगर मुझे टाइप में डिसाइड करना है, अगर सॉइल की स्ट्रेंथ अच्छी है, पहली बात तो सॉइल की स्ट्रेंथ को बोलते हैं, सॉइल की स्ट्रेंथ को बोलते हैं बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। देखो बियर करना मतलब झेलना, राइट। और देखो कितना ऐसा पोएटिक सा साइंस और आर्ट का कितना अच्छा रिलेशन है। हम साइंस में भी ये बोलते हैं कि जो सॉइल है ये हमें झेल रही है, मतलब वी आर पुटिंग लोड अननेसेसरली, है ना। बियर तो तभी बोलते हैं ना, वरना तो हम लोडिंग कैपेसिटी बोल सकते थे, राइट, कुछ भी बोल सकते थे। बट सॉइल की जो स्ट्रेंथ है ना, किसी मटेरियल की जब आप स्ट्रेंथ पढ़ोगे ना तो उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना, मतलब लोडिंग स्ट्रेंथ, इस तरीके से नाम देंगे। बट सॉइल में ही बियरिंग वर्ड यूज होता है ना। मैंने जब पहली बार पढ़ा था मुझे बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि बहुत ट्रू है, क्योंकि सॉइल हमारा लोड क्या कर रही है, झेल ही रही है। बियरिंग कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है जो सॉइल पर मीटर स्क्वायर या पर यूनिट एरिया, अगर यूनिट एरिया आप mm स्क्वायर ले रहे हैं तो पर यूनिट एरिया ले सकती है, राइट। सपोज मैं एक नंबर रेंडम ले लेता हूँ, अगर ये 100 ले लिया मैंने, 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, व्हाट डज से कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया 100 किलो न्यूटन लोड ले सकता है, राइट। बिल्कुल सही बात है, बट ये तो एक जनरल कंडीशन होगी ना। हमने अभी तो बात की कि सॉइल की कंडीशन चेंज होती रहती है, वाटर आ जाएगा चेंज हो जाएगी, राइट। जो हार्ड सॉइल है वो थोड़ी सी लूज सॉइल बन जाएगी, फिर क्या होगा। तो यहाँ से एक और टर्म आता है सेफ बियरिंग कैपेसिटी, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, टाइम जाएगा। सेफ बियरिंग कैपेसिटी, ये वो कैपेसिटी है जो इन एनी कंडीशन सॉइल बियर करेगी ही करेगी। कैसे, मैं समझाता हूँ। आपने एक रैंडम टाइम पे, मतलब पूरे ईयर सॉइल की स्ट्रेंथ चेक करते रहे आपको ये पता चला कि मैक्सिमम ये 100 ले रही है और जो मिनिमम है दैट विल बी समथिंग 60। सो आपने ये बोल दिया कि जो 60 है वो क्या है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी, क्योंकि इन एनी पीरियड ऑफ टाइम एंड इन एनी वाटर कंटेंट जो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है विल हैव एटलीस्ट द वैल्यू ऑफ 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। सो अब सेफ बियरिंग कैपेसिटी दैट मीन्स जब भी हम स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल की बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग है, वेरिएबल है, राइट, ये मोर और लेस फिक्स वैल्यू है। स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल गवर्न करेगा कि आपकी टाइप की फाउंडेशन क्या है। अगर सॉइल की स्ट्रेंथ अच्छी है तो हम नॉर्मल फाउंडेशन से भी काम चला सकते हैं, अगर सॉइल की स्ट्रेंथ कम है तो हमें फाउंडेशन पे थोड़ा सा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, बिल्डिंग का साइज, जितना बड़ा साइज उतनी बड़ी फाउंडेशन, जितना छोटा साइज उतनी छोटी फाउंडेशन, राइट। अब यहां से हमारे पास मेनली दो तरीके की फाउंडेशंस आती हैं। नंबर 1 दैट इज शैलो फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन, व्हाट इज शैलो फाउंडेशन? शैलो फाउंडेशन, आपने शैलो का जो लिटरल मीनिंग होता है दैट इज ऑफ लिटिल डेप्थ, लिटिल डेप्थ मतलब छोटी डेप्थ की अगर आप फाउंडेशन बना रहे हो उसे क्या बोल दो, शैलो फाउंडेशन बोल दो। एंड शैलो फाउंडेशन कहाँ कहाँ यूज होंगी? अब बिकॉज हम फाउंडेशन की डेप्थ कम दे रहे हैं, इसका मतलब शैलो फाउंडेशन वहां यूज होगी जहां सॉइल की स्ट्रेंथ गुड है, सॉइल स्ट्रेंथ इज गुड, राइट।
ना, मतलब हमने थोड़ी सी मिट्टी हटाई, कुछ डेप्थ तक गए हम सॉइल में, और हमें एक ऐसा हार्ड स्ट्रेटा मिल गया जहाँ पर हम फाउंडेशन बना सकते हैं, राइट। अगर वो नहीं मिलता तो हम और नीचे जाते और नीचे जाते और नीचे जाते, राइट। लेकिन शैलो फाउंडेशन अगर हम बना रहे हैं तो इसका जनरल मीनिंग है, इससे हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम थोड़ी सी डेप्थ में गए और हमें फाउंडेशन मिल गई। अब कितनी डेप्थ, ये बात आती है। सो थोड़ा नाम गलत हो गया। देयर वाज अ साइंटिस्ट मतलब जियोलॉजिस्ट थे एक्चुअली, इन्हें फादर ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, राइट। इन्होंने बोला कि जो विड्थ और डेप्थ का रेशियो है, राइट, आइदर इट इज इक्वल टू 1 और लेस देन 1। मतलब कि जो विड्थ है और डेप्थ का रेशियो है, अगर ये 1 या 1 से कम है तो फिर आप बोल देना कि आपकी फाउंडेशन शैलो फाउंडेशन है, राइट। इन्होंने, अब बिकॉज हमें तो याद नहीं होता ना इसे कौन इतना काम करेगा, तो इन्होंने एक और सिंपल तरीका भी बोला। इन्होंने बोला कि अगर आपकी डेप्थ लेस देन 3 मीटर है तो भी बोल देना कि आप शैलो फाउंडेशन बना रहे हो, राइट। अगर आप 3 मीटर या उससे कम की मिट्टी आपने हटाई है और आपको एक हार्ड स्ट्रेटा ऐसा मिल गया है जिसपे आप अपनी कंक्रीट की फाउंडेशन रख सकते हो, राइट, तब भी आप बोल देना कि आपकी जो फाउंडेशन है वो क्या है, शैलो फाउंडेशन है। क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है, राइट। अब मिनिमम डेप्थ, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हो सकता है कि जहां पर आप चल रहे हो वहीं पर हार्ड सरफेस हो, राइट, क्योंकि तो क्या वहीं पर हम फाउंडेशन बनाते नहीं। तो सर ने ये कहा जहां पर आप चल रहे हो वो एक्सपोज्ड सॉइल है। एक्सपोज सॉइल मतलब आपके पैरों के निशान, गाड़ियां वहां से निकलती रहती हैं, और जो सॉइल एक्सपोज्ड होती है उसकी स्ट्रेंथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाती है। तो अगर आप एक्सपोज सॉइल पे बना लोगे तो हो सकता है कि उतना सेफ्टी ना आ पाए आपकी बिल्डिंग में। तो फिर क्वेश्चन आए क्या करें, तो उन्होंने कहा कि एक मिनिमम डेप्थ तक तो सॉइल हटाओ ही, और उन्होंने कहा मिनिमम डेप्थ कितनी, 500 mm। उन्होंने कहा अगर आपको शैलो फाउंडेशन बनाना है तो 500 mm टू 3 मीटर तक बना लो, वहां तक आपकी शैलो फाउंडेशन होगी। 3 मीटर बहुत ज्यादा है, जनरल कंस्ट्रक्शन में आपको शैलो फाउंडेशन ही मिलेगा, राइट। ओके, यहां तक देखिए प्लीज, समझ में आया क्या? ओके, राइट। अब कितने टाइप से हम शैलो फाउंडेशन डाल सकते हैं, है ना। डेप्थ तो हमें पता चल गई, तरीका क्या क्या हो सकता है। नंबर 1, सबसे पहला होता है आपका आइसोलेटेड फुटिंग क्या होता है, जैसे फुटिंग मैट होता है आपका पैर साफ करने वाला, पर्टिकुलर मेंबर के लिए पर्टिकुलर फाउंडेशन, लेट्स से मैं यहाँ से थोड़ा सा समझाता हूँ, बाकी आपको फिगर से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है। अब इस कॉलम के लिए अलग फाउंडेशन बना लो, इसके लिए अलग बना लो, इसके लिए अलग बना लो, इसके लिए अलग बना लो। ये क्या है, पर्टिकुलर मेंबर के लिए पर्टिकुलर फाउंडेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड का मतलब क्या है, अकेला, है ना। कभी बोलते हो ना कि उसने खुद को आइसोलेट कर लिया है, राइट, दैट इज आइसोलेटेड फुटिंग। देखिए कैसे होता है फाउंडेशन, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए इतना समझिए आइसोलेटेड क्या होता है। दूसरा क्या है, कंबाइंड। आप जिनको अकेले रहना नहीं पसंद है जिन फुटिंग्स को, वो बनाते हैं कंबाइंड फुटिंग्स। कंबाइंड फुटिंग मतलब कि सपोज ये कॉलम है, ये बीम है, ये बीम है, राइट, इसकी सॉरी वॉल है, ये वॉल है, ये वॉल है, इन सब की फाउंडेशन एक साथ बना लो, राइट, आपस में कनेक्टेड फाउंडेशन बना लो। जो कनेक्टेड फाउंडेशन होती है उससे हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड फुटिंग, राइट। तीसरा होता है मैट फुटिंग, मैट या स्प्रेड, मैट या स्प्रेड। जैसे मैट बिछ जाता है वैसे ही पूरे सरफेस में फाउंडेशन बिछा दो, राइट, बिल्कुल नाम से ही सजेस्ट कर रहा है, जैसे आप मैट को बिछाते हो ना वैसे ही पूरे सरफेस में फाउंडेशन बिछा दो,
राइट, उसे हम क्या बोल देते हैं, फाउंडेशन, सॉरी मैट फुटिंग। चौथा है ग्रिलेज फुटिंग। ग्रिलेज फुटिंग, राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा इनके फिगर देख लीजिए, आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। जस्ट सेकंड, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, राइट, ओके। यहाँ पर दिख रहा होगा, ये क्या है आपका आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग में क्या है, एक मेंबर के लिए आपने इंडिविजुअल फुटिंग बनाई है, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग। अगर आप ब्रिक का या स्टोन का कोई काम कर रहे हैं तो उसमें मोस्टली जो हम फुटिंग्स बनाते हैं वो आइसोलेटेड फुटिंग बनाते हैं, राइट। ये है कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग में क्या होता है कि जो भी मेंबर्स हैं आपके, उनको एक साथ हम एक ही फुटिंग में कनेक्ट कर रहे हैं। अल्टीमेट क्या है, लोड ट्रांसफर करना है, मोड आप चाहे जो भी रखो, राइट। दिस इज अ मैट फुटिंग, मतलब एक पूरे एरिया में आपको फुटिंग देखने को मिल जाएगी, मैट फुटिंग, एंड दैट इज ग्रिलेज फुटिंग, राइट। समझ में आया, ओके। नहीं, अभी क्वेश्चन ये उठता है कि सर जब मोस्टली कंस्ट्रक्शन इससे हो रहा था तो हमें क्या किसी और तरीके की फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है? हाँ, पड़ती है। कैसे पड़ती है, देखो। सपोज आपको कोई ओवरब्रिज बनाना है नदी में, राइट, या स्काई स्क्रैपर बनाना है, या फिर आपको कंस्ट्रक्शन करना है दुबई में जहां पर सैंड है जिसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं मिल होती है, आप पैर रखोगे और आपका पैर अंदर जाने लगेगा। इस कंडीशन में क्या करोगे? इस कंडीशन में आपको एक सर्टेन डेप्थ तक जाना पड़ता है, क्योंकि आप रिवर है ना, यहाँ पे पानी है, तो पानी सॉइल के बहुत डेप्थ तक अंदर होता है, उसके पोर्स में भरा हुआ होता है, तो आपको एक डेप्थ तक जाना होता है ताकि आपको एक हार्ड सरफेस मिले, राइट, ओके। एक डेप्थ तक जाओगे मतलब जिसे हम बोलते हैं डीप जाना पड़ता है, इसीलिए दूसरे टाइप की फाउंडेशन को हम बोलते हैं डीप फाउंडेशन। दैट्स व्हाई इसे हम क्या बोलते हैं, डीप फाउंडेशन, जो कि बहुत ज्यादा आपके अभी काम नहीं आएगा। बस इतना समझिए कि डीप फाउंडेशन आर यूज्ड व्हेन द हार्ड स्ट्रेटा इज नॉट अवेलेबल एट अ शैलो डेप्थ, राइट। शैलो डेप्थ में जब आपको एक हार्ड स्ट्रेटा अवेलेबल नहीं होता है, देन यू गो फॉर डीप फाउंडेशन। और डीप फाउंडेशन का मतलब होता है पाइल फाउंडेशन। और भी तरीके होते हैं, बट मेनली ये होता है पाइल फाउंडेशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें सपोज ये सरफेस है, तो हम क्या करते हैं, जैसे आपने बोर देखा होगा होते हुए, जो ट्यूब बेल्स वाले बोर होते हैं वैसे ही करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ तक एक ऐसे बोर कर देते हैं। अब सपोज यहाँ पे आपको हार्ड स्ट्रेटा मिल गया, राइट, हार्ड स्ट्रेटा मिल गया, तो यहाँ पर फिर ये पाइल्स डाल देते हैं। ये जो पाइल्स हैं ये यहाँ पर जाके सेटल हो जाती हैं। अब इसके ऊपर आप अपना लिंक बनाने लगते हैं। ये पाइल्स है, ये किसी भी तरीके से डाली जा सकती है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं, क्योंकि शैलो फाउंडेशन है मिल गया आपका, बट लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब हम 3 मीटर से ज़्यादा किसी डेप्थ पे हमें जाना पड़े अपनी फाउंडेशन रेस्ट कराने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, डीप फाउंडेशन। एंड डीप फाउंडेशन किस फॉर्म में डाली जाती है, पाइल फाउंडेशन। क्लियर है, ओके। नाउ अब ब्रिक के लिए हम कैसे होती फाउंडेशन, सपोज कॉलम के लिए बना रहे हैं, सबसे नीचे जो आता है वो आता है फाउंडेशन कंक्रीट। फाउंडेशन कंक्रीट मतलब एक ऐसा हार्ड बेस, राइट, एक ऐसा हार्ड बेस जिसपे हम स्टेप्स बनाए, राइट, जिसपे हम स्टेप्स बनाए। इसके ऊपर आते हैं स्टेप्स, ये हो गया स्टेप्स। ये होता है, ये कंक्रीट का होता है, इसे हम ब्रिक से बनाते हैं। और ये जो हम ऊपर मूव करते जाते हैं ऐसे, और फिर यहाँ पर हो जाता है हमारा कॉलम या फिर वॉल, जो भी है। थोड़ा फिगर टेढ़ा बना है, आई थिंक यू पीपल कैन मैनेज, राइट। अब ये जो डेप्थ होती है ना, सपोज ये लेट्स से 3 ब्रिक, मतलब 3 ब्रिक में को मिला के आपने ये वाला स्टेप बनाया, तो इसका जो अगला स्टेप होगा ना वो होगा 2.5 ब्रिक। उसका अगला जो होगा ना हाफ ब्रिक में आप मूव करोगे, ये होगा आपका 2 ब्रिक, राइट। और ये अगर इसके बराबर ही कॉलम है तो आप कॉलम का साइज भी बता सकते हो 2 ब्रिक, राइट, ओके। ये जो होता है इसे हम बोलते हैं, नीचे दिख रहा है, हाँ, इसे हम बोलते हैं प्रोजेक्शन।
क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट्स। ये आप यार ब्रिक्स अपना बना लेना, जैसे भी आप बनाते हो उसमें आप ज़्यादा बेटर हो, ठीक है। इस तरह की फाउंडेशन बनती है। जो ये डेप्थ है इसे हम बोलते हैं DF, दैट इज ओवरऑल डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। जो ये डेप्थ है इसे हम बोलते हैं स्मॉल d, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन कंक्रीट। दिस इज ओवरऑल डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन एंड दिस इज डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन कंक्रीट, राइट। सो मैं आपको एक थोड़ा सा क्लियर स्केच भी दिखा देता हूँ, इस तरीके से शैलो फाउंडेशन बनती है। सो आई गेस आपको फाउंडेशन समझ में आया होगा। इट इज़ वेरी इजी टॉपिक। अगर किसी पार्ट में कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग। थैंक यू।